वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मल्टीपल प्रेगनेंसी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मल्टी प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके एग्जैक्ट कॉजेज़ क्या होते हैं, मल्टी प्रेगनेंसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो सारे ही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मल्टी प्रेगनेंसी का दूसरा नाम होता है मल्टी फीटल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी के डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है जब मोर देन वन फीटस जो होता है वो एक ही यूट्रस में एक ही टाइम पे ग्रोथ करता है। मतलब यहाँ पे वन फीटस जो होती है, नॉर्मल जो कंडीशन होती है एक प्रेगनेंसी की, उसमें एक ही फीटस यूट्रस में ग्रोथ होता है। जब एक से ज़्यादा यूट्रस में ग्रोथ होने लगते हैं फीटस के, तो उसी कंडीशन को हम मल्टी प्रेगनेंसी या मल्टी फीटल प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि मे बी फीटस जो दो हो, तीन हो या चार हो, इतने ही हो सकते हैं। तो अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में 2 फीटस होते हैं। ट्रिपलेट्स होते हैं तो वहाँ पे 3 फीटस होते हैं। एंड क्वाड्रोरप्ट होते हैं जिसमें 4 होते हैं। 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। मतलब ऐसे ही कई सारे फीटस ग्रोथ हो सकते हैं। बट जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी का वो होता है ट्विंस प्रेगनेंसी। अब बात करें ट्विंस प्रेगनेंसी कितने टाइप्स की हो सकती है, तो अगर ट्विंस प्रेगनेंसी की बात करें तो ये हमारी कॉमनेस्ट वैरायटी है मल्टीपल प्रेगनेंसी की। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डाईजाइगोटिक ट्विंस, एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें एक ही जाइगोट से 2 ट्विंस बनते हैं, तो इसे हम आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। मतलब जो दोनों ही बेबी होंगे वो सेम जेंडर के होंगे और उनके अंदर सारे जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या जो भी चीज़ें सिमिलरिटी होंगी वो सेम होंगी, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बने हैं। मतलब एक स्पर्म एंड एक ओवम था, वही 2 पार्ट्स में डिवाइड होके 2 फीटस को डेवलप करता है। जबकि बात करें डाईजाइगोटिक ट्विंस की, तो यहाँ पे जो होता है 2 ओवम और 2 स्पर्म जो होते हैं वहाँ पे पार्ट प्ले करते हैं अपना, और वहाँ पे 2 फीटस फॉर्म होते हैं। इसे हम फ्रेटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो ट्विंस का टाइप्स हमें देखने को मिलता है वो होता है डाईजाइगोटिक। मतलब इसमें जो जेंडर होता है फीटस का वो डिफरेंट होता है। मतलब एक मेल होगा तो एक फीमेल चाइल्ड होगा। ये 80% तक का डाईजाइगोटिक देखने को मिलता है और मोनोजाइगोटिक हमें 20% फीटस, मतलब कि अगर 250 प्रेगनेंसी है, 250 ट्विंस प्रेगनेंसी हो रही हैं, तो उनमें से जो एक प्रेगनेंसी होगी वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस की होगी। अब ये दिए गए हैं आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस के फिगर। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होगा कि एक ही प्लेसेंटा होगा यहाँ पे, जबकि अगर डाईजाइगोटिक ट्विंस है वहाँ पे तो 2 प्लेसेंटा वहाँ पे फॉर्म होता है, क्योंकि दोनों ही अलग जाइगोट से फॉर्म हुए हैं। अब बात करें इनके रिस्क फैक्टर्स की कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं मोनोजाइगोटिक या डाईजाइगोटिक प्रेगनेंसी के। तो इंक्रीजिंग मैटरनल एज, जिसे हम कहते हैं एडवांस मैटरनल एज, तो इसमें अगर कोई फीमेल 30 से अबव ईयर की है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी के या मल्टीपल प्रेगनेंसी के। इंक्रीजिंग पैरिटी, मतलब होता है कि डिलीवरी कितनी बार फीमेल की हुई है। तो अगर 5 ग्रेविडा से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी ट्विंस प्रेगनेंसी के जो रिस्क होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। पिट्यूटरी जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, इनफर्टिलिटी थेरेपी, मतलब अगर कोई फीमेल है जो आर्टिफिशियल इनफर्टिलिटी थेरेपी ले रही होती है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव थेरेपी जिसे हम बोलते हैं, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव थेरेपी, जेनेटिक या हेरेडिटी, मतलब अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में है तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रेस। अब हम बात करेंगे कि जेनेसिस ऑफ डाईजाइगोटिक ट्विंस, मतलब एक डाईजाइगोटिक ट्विंस जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है, उसकी पूरी जेनेसिस का। तो बात करें अगर कि फर्टिलाइजेशन जैसे कि 2 ओवम्स का हुआ, डाईजाइगोटिक में हमें पता है कि 2 ओवम्स होंगे, तो मोस्टली जो होते हैं वो दोनों ही अलग अलग ग्राफियन फॉलिक्यूल्स के रप्चर होने से होते हैं। 1 फ्रॉम ईच ओवरी, मतलब दोनों ही ओवरी से। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही ओवरी से ओवुलेशन हो जाता है। नॉर्मली तो एक ही ओवरी से होता है, सिंगल ओवेरियन साइकिल जिसे हम बोलते हैं। बट सम केसेस में 2 ओवरी जो होती हैं हमारी, दोनों ही ओवरी से 2 ओवम रिलीज हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में 2 स्पर्म जो होते हैं वो उसे फर्टिलाइज कर देते हैं और उसी का जो हमारा रिजल्ट होता है वो होता है डाईजाइगोटिक ट्विंस। ये एक ही ओवेरियन साइकिल के अंदर होता है, मतलब कि एक ही बार में दोनों ओवुलेशन हुए होते हैं। अब इसमें प्लेसेंटा जैसे कि है, देयर आर 2 प्लेसेंटा आइदर कंप्लीट सेपरेटेड और मोर कॉमनली फ्यूज एट द मार्जिन।
दो प्लेसेंटा होंगे, एक होगा मे बी वो कम्प्लीटली सेपरेटेड हो या फिर थोड़ा सा वो मार्जिन पे फ्यूज हो। ईच फीटस जो है वो सेपरेट एमनियन एंड कोरियन से सराउंडेड होता है। अब बात करें एमनियन एंड कोरियन क्या होता है, तो इसे हम समझते हैं फिगर से। सबसे पहले जैसे कि ये एक फीटस का जो उसके सराउंडिंग की जो वॉल होती है, दो वॉल होती हैं, तो जो दोनों वॉल होती हैं, तो जो इंटरनल वॉल होती है उसे हम कहते हैं एमनियन एंड सेकेंड वाला जो लास्ट वाला होता है बाहर का, उसे हम कहते हैं कोरियन। तो अगर जो फीटस, जैसे यहाँ पे एक फीटस है, तो उस फीटस को अगर एक ही एमनियन एंड एक ही कोरियन ने कवर कर रखा है तो उसे हम बोलते हैं मोनोकोरियोटिक एंड मोनोअमनियोटिक ट्विंस। अगर यहाँ दो हैं, जैसे कि यहाँ दो ट्विंस हैं, तो हमारे दोनों को अलग अलग कवर कर रखा है, तो ये कंडीशन होती है। तो यहाँ अगर हम बात करें डाइजाइगोटिक की, तो जो ईच हमारे ट्विंस हैं, एक सेकंड इसे हम सही से बनाते हैं, जैसे कि दो ट्विंस हैं, मान लें हम ये दोनों ही ट्विंस हैं, तो दोनों ही ट्विंस पे अलग अलग उनका सेपरेट एमनियन एंड कोरियन होगा। मतलब जैसे इसका एमनियन अलग है, इसका एमनियन अलग है, दोनों के कोरियंस भी अलग हैं, तो दोनों के मतलब दोनों जो लेयर्स थे वो सेपरेट हैं। सेक्स ऑफ द फीटस में डिफर, इसमें सेक्स भी इनका डिफरेंस हो सकता है, मतलब दोनों के फीमेल एक होगा, एक मेल होगा, या एक मेल एक फीमेल, ऐसा हो सकता है। जेनेटिक फीचर जो होंगे इनके ये भी डिफर होंगे क्योंकि ये डाइजाइगोटिक हैं। मोनोजाइगोटिक में हम देखते हैं कि सेक्स जो होता है वो भी सेम होता है, मतलब दोनों ही बेबी गर्ल हो सकती हैं, दोनों ही बेबी बॉय हो सकते हैं। एंड जेनेटिक फीचर्स भी उनकी सेम होती हैं, मतलब उनका सेम ब्लड ग्रुप होगा, सेम आइडेंटिकल, उनका आइडेंटिकल ट्विंस, उनका नाम से ही हमें आइडेंटिफाई होता है कि वो सेम ही होंगे, दोनों एक ही जैसे होंगे। अब अगर हम बात करें कि इनमें जेनेसिस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे फॉर्म होते हैं, तो ये जो होती है ये डिफरेंट पीरियड ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे इफ़ द डिवीजन टेक प्लेस विद इन 72 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रायर टू मोरोला स्टेज। हमें पता है कि जब एक फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का, तो उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसके हम डिवीज़न के बेसिस पे हम उसके नाम रखते हैं। जैसे 8 सेल्स में है तो मोरोला नाम रख दिया, 16 है तो ब्लास्टोसिस्ट रख दिया, 32 है, ऐसे ऐसे अलग अलग हम नाम रखते हैं। तो अगर वो मोरोला स्टेज के पहले ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मतलब यहाँ पे वहाँ पे 2 ओवम रिलीज हुए थे ओवरी से, दोनों को अलग अलग स्पर्म ने फर्टिलाइज किया था। मोनोजाइगोटिक में क्या होगा कि एक ही ओवम रिलीज होगा, उसे एक ही स्पर्म ने फर्टिलाइज किया या मे बी 2 ने फर्टिलाइज कर दिया, तो वो मोरोला स्टेज के पहले ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वो जो एम्ब्रियो हमारी बनी होती है, जो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद जो फीटस फॉर्म होने वाला होता है, वो मोरोला स्टेज के पहले ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उनके 2 अलग प्लेसेंटा में भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि वो मोनोजाइगोटिक हैं। यहाँ पे और क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी कि डाई एमनियोटिक या डाइक्रोनियोटिक जो है वो भी हमें सम केसेस में देखने को मिल सकते हैं कि दोनों के एमनियन एंड दोनों के कोरियन अलग हों। अब बेस्ड ऑन कोरियोसिटी की अगर हम बात करें तो कितने टाइप्स के हो सकती है प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो डाइकोरियोटिक एंड डाई एमनियोटिक, मतलब इसमें ईच फीटस, जो दोनों ही फीटस हैं, उनके खुद के कोरियन एंड खुद के एमनियन होंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि कैन बी मोनोजाइगोटिक या फिर डाइजाइगोटिक, इसमें दोनों हो सकते हैं, डाइजाइगोटिक यहाँ छूट गया है। मोनोकोरियोटिक एंड डाई एमनियोटिक की बात करें, मतलब उसकी इंटरनल जो लेयर है वो दोनों की अलग अलग हैं, बट जो आउटर लेयर है कोरियन वाली वो एक ही है। मतलब यहाँ पे कोरियन तो वो शेयर कर रहे हैं बट सेपरेटेड एमनियन है, तो वहाँ हमेशा मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। मोनोकोरियोटिक एंड मोनोएमनियोटिक, यहाँ पे वो दोनों ही लेयर को शेयर कर रहे होते हैं, मतलब फीटस दोनों अंदर हैं और दोनों के ऊपर सेम कोरियन एंड सेम एमनियन की लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये भी सिर्फ हमें मोनोजाइगोटिक ट्विंस में देखने को मिलते हैं। दैन लास्ट टाइप हमारा कंजॉइंट ट्विंस। कंजॉइंट ट्विंस का मतलब होता है कि जो दोनों ट्विंस थे, जैसे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस थे हमारे, तो वो डिवाइड हुए अलग अलग, बट वो सेपरेट नहीं हो पाए। तो हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जिसमें जो ट्विंस होते हैं वो दोनों, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट अटैच रह जाता है एक दूसरे से, तो वही होता है कंजॉइंट ट्विंस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इफ़ द डिवीजन टेक प्लेस बिटवीन 4th and 8th डे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इनर सेल मास व्हेन कोरियन हैज़ ऑलरेडी डेवलप, अगर कोरियन ऑलरेडी डेवलप हो चुका है तो उसके बाद अगर वहाँ पे हमारा डिवीज़न होगा
तो वहाँ पे मोनोकोरियोटिक ट्विंस बनेंगे, क्योंकि कोरियन तो डेवलप हो चुका है, उसके बाद ट्विंस सेपरेट हुए, तो वहाँ पे एमनियन अलग होगा बट कोरियन जो है वो सेम होंगे। अब डिवीज़न जो है अगर ये ईयर्थ डे के बाद हुआ, जैसे कि फर्टिलाइजेशन हुआ उसके 8 दिन के बाद हुआ, तो यहाँ पे कोरियन भी बन चुका है एंड एमनियन भी बन चुका है, तो यहाँ पे मोनोकोरियोटिक एंड मोनो एमनियोटिक ट्विंस फॉर्म होते हैं। अगर 2 वीक्स के बाद यहाँ पे होता है तो जो है एम्ब्रियो जो है वो डिस्क लाइक उसमें रिजल्ट हमें देखने को मिलती है कि दोनों ही जुड़े रह जाते हैं, कंजॉइंट ट्विंस। मतलब अगर हमें केस सिनेरियो की बात करें तो अगर 4 to 8 डे तक में वो उसके बाद हमारा हुआ है, उसके बीच में हुआ, तो वहाँ पे हमारा कोरियन तो बन चुका था तो एमनियन बन सकता है, तो मोनोकोरियोटिक एंड डायएमनियोटिक ट्विंस हो सकते हैं। अगर 8 ईयर्थ डे के बाद हुआ तो वहाँ पे मोनो एमनियोटिक एंड मोनोकोरियोटिक ट्विंस बनेंगे। लेकिन अगर 2 वीक्स के बाद में वो डिवीज़न हो रहा है तो वहाँ पे दोनों ही कंजॉइंट ट्विंस बनते हैं। मतलब वो जब डिलीवर भी होते हैं फीटस तो उनके हाथ पैर या उनका कोई भी एक एरिया जो है वो कनेक्टेड रह जाता है। अब बात करें हम डाइजाइगोटिक ट्विंस की, ये था मोनोजाइगोटिक ट्विंस का। अब मोस्ट कॉमन जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2:3 ऑफ केसेस होता है। फर्टिलाइजेशन मोर देन 1 एग, मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा एग का, जैसे कि 2 एग्स को या दो एग्स को 2 स्पर्म ने वहाँ पे फर्टिलाइज किया, या फिर एक ही स्पर्म ने, लेकिन एग जो था वो 2 था। यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, वो डिफरेंट सेक्स के भी हो सकते हैं, सेम सेक्स के भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि वो स्टार्टिंग से ही अलग हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम से ही दोनों फेटस अलग अलग हैं, तो वहाँ पे अलग अलग कोरियन एंड एमनियन बनेगा। तो यहाँ पे डाइजाइगोटिक, डाइकोरियोटिक एंड डाइएमनियोटिक हमें देखने को मिलेंगे ट्विंस। प्लेसेंटा भी यहाँ पे सेपरेट होगा या फ्यूज्ड भी हो सकता है, बट सेपरेट हमें देखने को मिल सकता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बोला कि 250 में से 1 बर्थ जो होती है वो मोनोजाइगोटिक की होती है। ये इनके हेरिडिटी से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये इंडक्शन या ओवुलेशन से भी अफेक्टेड नहीं होते हैं क्योंकि ये मोनोजाइगोटिक हैं। इनमें 70% जो होती है वो डाइएमनियोटिक मोनोकोरियोटिक होती है। मतलब कि ईयर्थ 4 to ईयर्थ डे में अगर डिवीज़न हुआ होता है तो इन कोरियन जो है वो बन चुकी है, तो मोनोकोरियोटिक एंड डाइएमनियोटिक होगी। एंड 30% होता है कि डाइएमनियोटिक एंड डाइकोरियोटिक फॉर्म हो जाए। अब रिजल्ट की बात करें कि इसके डिवीज़न ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो अगर वो 0 से 72 आवर्स के अंदर ही डिवाइड हो गया तो वहाँ पे डाइएमनियोटिक एंड डाइकोरियोटिक बनेगा। 4th से ईयर्थ डे तक में डिवाइड हुआ तो डाइएमनियोटिक मोनोकोरियोटिक बनेगा, क्योंकि सबसे पहले कोरियन की लेयर बनती है। अब अगर वो ईयर्थ डे के बाद फॉर्म हुआ तो वहाँ पे मोनो एमनियोटिक एंड मोनोकोरियोटिक बनेगा। अब अगर वो 12th डे के बाद बना है तो कंजॉइंट ट्विंस बनते हैं। ये रिजल्ट होता है। अब इसे हम डायग्नोस कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि किसी भी चीज़ को हम डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन क्यों करते हैं कि हमें प्रीवियस चीज़ें उसकी समझ आए। तो हिस्ट्री कलेक्शन हम करेंगे ओवुलेशन का, कि ओवुलेशन जो है वो ड्रग वगैरह की वजह से ना हुई हो। फैमिली हिस्ट्री भी हम चेक करते हैं ताकि उनकी मैटरनल साइड में ट्विनिंग वगैरह की हिस्ट्री ना हो। बाकी हम कैसे इसमें डायग्नोस कर सकते हैं, तो बाकी हम डायग्नोस कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि माइनर एलिमेंट्स हम देख सकते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि यूट्रस जो होगा वो नॉर्मल से और ज़्यादा इनलार्ज होगा। जो फीमेल होगी उसकी नोजिया एंड वॉमिटिंग अर्ली मंथ में इंक्रीज होगी। कार्डियो रेस्पिरेटरी रेट उसका एम्बैरेसमेंट हमें देखने को मिलेगा, मतलब उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा। टेंडेंसी होगी उसकी स्वेलिंग होगी लेग्स वगैरह में। अनयूजुअल रेट ऑफ एब्डोमिनल इनलार्जमेंट, जैसे मैंने बताया कि उसका अनयूजुअली एब्डोमिनल इनलार्जमेंट होगा एक्सेसिव फीटल मूवमेंट की वजह से हमें देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि नॉर्मल जेस्टेशन से उसकी जो एब्डोमेन की हाइट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है फीमेल की। अब ये तो हमारे थे सिम्टम्स। जैसे अगर बात करें तो जनरल एग्जामिनेशन में अगर हमें ट्विंस को आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो जो एनीमिया की इस केस में अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है तो एनीमिया की प्रिवेलेंस रेट वहाँ इंक्रीज़ हो जाती है। वेट गेन होता है जो कि नॉन एक्सप्लेन्ड होता है। एंड प्रीक्लैम्सिया या ओबेसिटी भी हो सकती है। प्रीक्लैम्सिया जो है ये कॉमन एसोसिएशन होता है ट्विंस प्रेगनेंसी के साथ में। डायग्नोस करने के लिए एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में भी हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं कि बैरल शेप का हमें देखने को मिलेगा उसका एब्डोमेन फीमेल का। हाइट जो होगी यूट्रस की वो मोर देन जेस्टेशन होगी। फीटल बल्क हमें देखने को मिलेगा। पाल्पिटेशन जो होगा वो देखने को मिलेगा एक से ज़्यादा फीटल का, क्योंकि वहाँ पे
एक से ज़्यादा फीटस है, 2 फीटस हैं, तो जब हम पाल्पेट करेंगे तो पाल्पेशन में हमें एक से ज़्यादा फीटल पार्ट प्रेजेंट वहाँ पे फाइंड आउट होंगे। फाइंडिंग 2 फीटल हेड्स, 2 हेड्स भी हम जब पाल्पिटेशन करेंगे तो पता चलेगा। 2 डिस्टिंक्ट फीटल हार्ट साउंड, हमें 2 अलग अलग सेपरेट फीटल हार्ट साउंड भी दिखाई देती है वहाँ पे। इन्वेस्टिगेशन अगर हम करें तो सोनोग्राफी कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें जैसे कि 2 प्लेसेंटा है तो पता चल जाएगा, 2 हेड हैं, ये सारी चीज़ें हम अल्ट्रासोनोग्राफी से पता कर सकते हैं। रेडियोलॉजी कर सकते हैं हम, बट ये ज़्यादा हम नहीं करते हैं क्योंकि बेबी पे ये हार्मफुल इफेक्ट शो करता है। बायोकेमिकल टेस्ट कर सकते हैं जिसमें हम BCG वगैरह का लेवल चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम मल्टीपल प्रेगनेंसी को देखेंगे कि इन वुमेन विथ ए यूट्रस दैट अपीयर लार्ज फॉर जेस्टेशन, तो वहाँ पे हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो एलिवेशन ऑफ द यूट्रस बाय डिस्टेंशन ब्लैडर, जो एलिवेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस हुआ है उसके ब्लैडर में। इनएक्यूरेट मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री होती है फीमेल की, बिग बेबी हो सकता है, हाइड्रोएमिनोज भी हो सकता है, एसाइड्स देखने को मिल सकते हैं प्रेगनेंसी में, हाइडेटी फॉर्म मोल्स भी देखने को मिल सकते हैं। इस अगर मतलब ऐसे कोई कंडीशन हुई है मल्टीपल की तो यूट्राइन मायोमास या एक क्लोजली अटैच एडनेक्सल मास देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैटरनल को, तो यहाँ पे नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, मिसकैरेज के रिस्क होते हैं, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है क्योंकि 2 फीटस है तो मे भी एक सिफेलिक में हो एक ब्रीच में हो, माल प्रेजेंटेशन भी हमें देखने को मिलता है। फीमेल को बैक एक वगैरह होता है, लेग पेन होता है, वो प्रॉपर्ली चल नहीं पाती, ये सारे। एनीमिया देखने को मिलता है अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो, प्री टर्म लेबर या डिलीवरी एंड रिस्क ऑफ हाइपरटेंसिव डिसीज, एंटीपार्टम हेमरेज भी देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि ये ट्विंस हैं तो दोनों के अगर ये हमारे वैसे वाले ट्विंस हैं जो हम बोलते हैं डाइजाइगोटिक, तो अलग अलग यहाँ पे हमें देखने को मिला है, अलग अलग प्लेसेंटा है। लेकिन अगर यही मोनोजाइगोटिक होगा तो एक ही प्लेसेंटा होंगे एंड 2 कॉर्ड्स होंगे। अब ड्यूरिंग लेबर क्या क्या वहाँ हमें देखने को मिल सकता है कॉम्प्लिकेशन, तो प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिल सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स, प्रोलॉन्ग लेबर, इंक्रीज ओपी इंटरफेरेंस, ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है या PPS देखने को मिल सकता है। ड्यूरिंग प्यूपेरियम क्या देखने को मिलेगा, सम इवैल्यूएशन क्या होता है कि एक कंडीशन होती है, सारे ऑर्गन जो फीमेल के होते हैं वो आफ्टर द डिलीवरी 6 वीक में नॉर्मल पोजीशन में आने लगते हैं। अगर किसी फीमेल का 6 वीक के बाद भी उसके सारे ऑर्गन्स रिवर्ट बैक नहीं हो रहे होते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सब इवोल्यूशन। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है प्यूपेरियम स्टेज में, एंड लैक्टेशन फेलियर भी कुछ फीमेल्स में देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेशन हमें फीटस में क्या क्या देखने को मिलेगा, स्टिल बर्थ क्या होता है कि नियोनाटल की डेथ हो जाती है, मतलब फीटस जो है वो वूम में ही उसकी डेथ हो जाएगी। एबॉर्शन भी देखने को मिल सकता है। सिंगल फीटल डेथ इन ट्विंस प्रेगनेंसी, अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है तो उनमें से मे बी एक की डेथ हो जाए, एक लाइव रहे। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी देखने को मिल सकता है। SGA स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज एंड हाइयर रिस्क ऑफ कंजेनाइटल एनॉमली देखने को मिल सकती है। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है फीटस में, तो जैसे कि कॉर्ड एक्सीडेंट हो सकता है, कोरिनोसिटी हो सकती है, एस्पाइक्सिया हो सकता है, ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी हो सकती है, या ट्विंस इंट्रा मतलब ड्यूरिंग द डिलीवरी में होगा। कंजेनाइटल एनॉमली क्या देखने को मिलेगी फीटस में, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, कार्डियक एनॉमली में कोई भी कंडीशन हो सकती है, PDA सेप्टर डिफेक्ट या आर्टीरियल डिफेक्ट, कोई भी बाउल एट्रेसिया देखने को मिल सकता है। कंजॉइंट ट्विंस भी देखने को मिलते हैं कि दोनों ही ट्विंस एक दूसरे से कनेक्टेड रह जाएं। ट्विंस रिवर्स आर्टीरियल परफ्यूजन भी देखने को मिलता है। ये है कंजॉइंट ट्विंस। इसमें फिगर में आप देख रहे हैं कि दोनों ही जो बेबी हैं वो एक दूसरे से अटैच है, उनकी बॉडी जुड़ी हुई है। ट्विंस टू ट्विंस ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, इसमें होता है कि ब्लड इज ट्रांसफ्यूज फ्रॉम ए डोनर ट्विंस टू इट्स रिसिपेंट सिबलिंग सच दैट द डोनर बिकम एनेमिक एंड इट्स ग्रोथ में बी रिस्ट्रिक्टेड वेयर द रेसिपेंट बिकम पॉलीसिस्टमिक एंड may develop circulatory overload manifest as hydrops. Donor twins pale recipient siblings प्लेथोरिक। ट्विंस टू ट्विंस ट्रांसफ्यूजन क्या होता है कि जैसे 2 फीटस हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो एक फीटस जो होता है वो डोनर होता है दूसरे बेबी को, तो जो डोनर है उसमें एनीमिया हमें देखने को मिलता है क्योंकि वो डोनर है वो सारा ही ब्लड उसका
जो है दूसरे fetus में जा रहा है, और जो रिसीवर होता है, रेसिपेंट होता है, उसमें में भी एक्सेसिव ब्लड हो जाए तो हाई ड्रॉप्स भी देखने को मिलता है। डोनर जो होता है वो हमें येलोइश कलर का देखने को मिलता है, और उसमें जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, क्योंकि वो उसके सारे ही ब्लड जो हैं वो दूसरे fetus में जा रहे हैं। फेटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसमें कि सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाता है, उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है, ऑक्लूसिव थ्रोम्बोसिस देखने को मिलती है, एंड पॉलीसिस्थेमिया देखने को मिल सकता है सीवियर हाइपरबिलिरुबिनिया के साथ में। डिस्कॉर्डेंट ट्विंस क्या होते हैं, इनमें इनइक्वालिटी हो जाती है, जैसे कि दो फीटस थे तो उनमें से एक फीटस की साइज जो है वो बड़ी हो, एक ही छोटी हो, तो विच में बी साइन ऑफ पैथोलॉजिकल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन इन वन फीटस। एक में किसी भी रीजन से रेस्ट्रिक्टेड हो गई थी ग्रोथ, इसमें लार्जर ट्विंस एक होता है और एक शॉर्टर होगा। एज अ वेट डिफरेंस विद इन ए ट्विंस पेयर इंक्रीज, पेरिनेटल मोर्टेलिटी इंक्रीज प्रोपोर्शनैलिटी। रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ वन ट्विंस fetus यूजुअली डेवलप लेट इन द सेकेंड एंड अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर एंड इज ऑफ्टन एसिमेट्रिकल। रिस्ट्रिक्टेड जो एक fetus की ग्रोथ हुई है वो हम आइडेंटिफाई कब कर पाते हैं, सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में। अर्लियर डिस्कॉर्डेंसी हमें देखने को मिलती है जो कि सिमेट्रिकल होती है, एंड द अर्लियर इन द प्रेगनेंसी डिस्कॉर्डेंसी डेवलप द मोर सीरियस द सिक्वेटेलिया। मतलब ये बाद में चल के बहुत और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कॉज करते हैं, सीवियर कॉम्प्लिकेशन। जैसे आपको फिगर में देखने को मिल रहा है कि एक fetus की ग्रोथ अच्छी हुई है और एक fetus जो है शॉर्ट है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट ट्विंस। अब बात करेंगे हम मैनेजमेंट की। तो जैसे हमने अल्ट्रासोनोग्राफी की, मॉनिटरिंग की, तो ट्विंस जो थे उन्हें हम पहले ही उनके मैनेजमेंट को हम अपने सारे प्लान कर लेते हैं। अदर अल्ट्रासोनोग्राफी फाइंडिंग सच एज ओलिगोहाइड्रोमिनाज मे बी हेल्पफुल इन गॉजिंग फीटल रिस्क। मतलब यहाँ पे अगर ओलिगोहाइड्रोमिनाज है तो वहाँ पे फीटल के रिस्क बढ़ जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डिस्कॉर्डेंसी। मतलब कितने डिस्कॉर्डेंसी है फीटस में जेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग, या फीटल कितना सर्विलांस कर सकता है, कितना वो इंडिकेट कर रहा है, उस हिसाब से भी हम उसके मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं। डिलीवरी इज यूजुअली नॉट परफॉर्म फॉर साइज डिस्कॉर्डेंसी अलोन एक्सेप्ट ओकेजनली एट द एडवांस जेस्टेशनल एज। मतलब अगर डिस्कॉर्डेंसी है तो सिर्फ उसके बेसिस पे हम तुरंत डिलीवरी परफॉर्म नहीं करते हैं जब तक कि उसकी जेस्टेशनल एज जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती है। अब अगर डेथ ऑफ वन fetus हो गई तो इसका क्या मतलब है कि प्रोग्नोसिस फॉर द सर्वाइविंग ट्विंस डिपेंड ऑन द जेस्टेशनल एज एट द टाइम ऑफ द डैमेज। मतलब वो दोनों के अकॉर्डिंग उनकी कितनी लेंथ है जेस्टेशनल एज की, उन्हें कितना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना सर्वाइव कर पाते हैं। The length of time between the demise and delivery of the surviving twins. Early demise such as vanishing twins does not appear to increase the risk of death in the surviving fetus after the first trimester. जो हमारे vanishing twins होते हैं उनमें सर्वाइविंग के ज़्यादा हमारे होते हैं कैपेबिलिटी कि उनमें बहुत कम रिस्क होता है कि ट्राइमेस्टर के साथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साथ उनकी डेथ हो जाए। अब आगे चल के जैसे जैसे जेस्टेशन एज कंप्लीट होती है वैसे वैसे मे बी मल्टीपल प्रेगनेंसी में से एक की डेथ होना कॉमन हो जाता है, क्योंकि कोगुलेशन डिफेक्ट होता है अगर मदर में। तो मैनेजमेंट जो है इसका डिसीजन हम कब करते हैं, जैसे कि कॉज ऑफ डेथ अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए तो उसी के अकॉर्डिंग हम मैनेज करते हैं, एंड रिस्क अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए तो सर्वाइविंग के फीटल के सर्वाइविंग को भी हम इंक्रीज करते हैं। मेजॉरिटी केसेस जो होती हैं वो हमें सिंगल ही फीटस की डेथ देखने को मिलती है ट्विंस प्रेगनेंसी में। एंटीनेटल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, अगर हम सारी चीज़ों का ओवरऑल देखें तो डाइट हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं कि 350 किलो कैलोरी वो पर डे दे, रेस्ट जितना हो पाए वो रेस्ट करे, और अर्ली सेक्शन में जैसे कि हमें सी सेक्शन करना पड़े में भी, तो वहाँ पे वो कंटिन्यूस वर्क करती रहे। इंक्रीज नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट हम कर देते हैं। सप्लीमेंट्स उसे जैसे कि आयरन वगैरह के हम बढ़ा देते हैं, विटामिन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड वो प्रॉपरली दे। एंड हम USS मतलब यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी जो हम करते हैं फ्रिक्वेंटली करते हैं 3 to 4 वीक्स पे, एवरी 3 to 4 वीक्स पे। प्रीटर्म लेबर अगर है मतलब जेस्टेशन एज लेस देन 34 वीक्स था तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं हम। ट्विंस डेवलप अगर पल्मोनरी मैच्योरिटी उनमें कम है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्विंस डेवलप पल्मोनरी मैच्योरिटी 3 to 4 वीक अर्लियर देन सिंगलेटेशन। मतलब अगर वो सिंगल थे तो वो मे बी जल्दी उनकी पल्मोनरी मैच्योरिटी हो जाए, लेकिन यहाँ पे ट्विंस है तो उन्हें और टाइम लग सकता है।
मैनेजमेंट क्या करते हैं हम ड्यूरिंग द लेबर, तो वजाइना डिलीवरी करवाते हैं बोथ फॉर एटलीस्ट वन बेबी इज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अगर एक भी बेबी उनमें से वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का है तो वहाँ पे हम वजाइना डिलीवरी करवा सकते हैं। बेड रेस्ट हम देते हैं फीमेल को ताकि उसे कोई भी रप्चर वगैरह मेम्ब्रेन ना हो। फीटल मॉनिटरिंग हम कंटिन्यूस करते रहते हैं ताकि हम इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू कंटिन्यूस मॉनिटर कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पे 2 फीटस हैं हमारे, तो दोनों को ही मॉनिटर करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम उसे फ्लूइड मैनेजमेंट भी उसका हम ध्यान में रखते हैं। डिलीवरी ऑफ ट्विंस फीटस, क्या क्या फीटस के अगर हम डिलीवरी करवा रहे हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ड्यूरिंग द लेबर या डिलीवरी। तो प्रीटर्म लेबर हो सकता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था यूट्रस में वो ही ना हो रहा हो। एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन हो सकता है फीटस का, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्रोलैप्स कर जाए। प्री मैच्योर सेपरेशन हो सकता है प्लेसेंटा का, या इमीडिएट पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है। मेथड ऑफ डिलीवरी हम क्या यूज़ करते हैं अगर कैसा प्रेजेंटेशन है, जैसे अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है दोनों ही फीटस का, तो वहाँ पे हम वजाइनल डिलीवरी करवाते हैं। इंटरवल बिटवीन ट्विंस नॉट बी एक्सीड 20 मिनट, वहाँ पे 20 मिनट से ज़्यादा दोनों के इंटरवल नहीं होने चाहिए। जैसे कि एक फीटस डिलीवर हुआ उसके 20 मिनट के अंदर ही दूसरा फीटस भी हमारा डिलीवर हो जाना चाहिए। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन दोनों की 50% हमें देखने को मिलती है। वर्टेक्स और ब्रीच प्रेजेंटेशन 20% देखने को मिलती है। यहाँ पे भी हम वजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं, बट यहाँ पे हमारा ऑब्स्टेट्रिशियन जो होना चाहिए वो सीनियर होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ब्रीच एंड वर्टेक्स है तो ये भी हमारा सेफ होता है सिजेरियन के लिए, मतलब सेफर टू डिलीवरी बाई सिजेरियन टू अवॉइड द रेयर इंटरलॉकिंग ट्विंस। ये होते हैं 1000 ट्विंस में से एक ट्विंस अगर ब्रीच एंड वर्टेक्स है 20%। अब दोनों ही ब्रीच प्रेजेंटेशन के हैं तो वहाँ पे हम सिजेरियन सेक्शन ही परफॉर्म करते हैं। वजाइनल डिलीवरी में हम क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे, तो व्हेन द फर्स्ट ट्विंस इज सिफेलिक, अगर फर्स्ट ट्विंस सिफेलिक है तो डिलीवरी कैन यूजुअली बी अकम्प्लिश स्पॉन्टेनियसली और विथ फॉर्सेप। मे बी वो खुद हो जाए स्पॉन्टेनियस डिलीवरी, हमें फॉर्सेप का यूज़ करना पड़े। In singleton, when the first fetus present as the breech, major problem are mostly like to develop. If fetus is unusually large and the after coming head is larger than the capacity of birth canal. अगर सिंगल्टन वाले हमारे यहाँ पे ट्विंस हैं तो वहाँ पे अगर फर्स्ट वाला बेबी जो है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन का है तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे डेवलप होते हैं। जैसे कि अगर फीटस का हेड जो है वो बड़ा है बर्थ कैनाल की कैपेसिटी में तो वहाँ भी हमें फॉर्सेप्स का यूज़ करना पड़ेगा। फीटस इज सफिशिएंट स्मॉल सो दैट द एक्सट्रीमिटीज एंड ट्रंक आर डिलीवर्ड थ्रू ए सर्विक्स इनएडिक्वेटली इफेक्टेड एंड डायलेटेड टू अलाउ द हेड टू एस्केप ईजिली। अगर बाकी उसकी बॉडी पार्ट जैसे उसका एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह छोटी हैं, नॉर्मली सर्विक्स में इनएडिक्वेटली हैं, तो वहाँ पे डायलेशन होगी वो ईजिली बाहर आ जाती हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हमें देखने को मिल सकता है। वजाइनल डिलीवरी ऑफ द सेकेंड ट्विंस, फर्स्ट ट्विंस तो हमने डिलीवर करवा लिया, तो एज सुन एज द प्रेजेंटिंग ट्विंस हैज़ बीन डिलीवर्ड, जैसे कि एक ट्विंस हमारा डिलीवर हो चुका तो हम उसकी तुरंत बाद ही ट्राई करते हैं कि सेकेंड ट्विंस भी जो है हमारा वो डिलीवर हो जाए। द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द सेकेंड ट्विंस, इट्स साइज एंड इट्स रिलेशनशिप टू द बर्थ कैनाल शुड बी क्विकली एंड केयरफुली ascertained by combined abdominal, vaginal and at time of intrauterine examination। हम तुरंत ही उसका साइज़ क्या है सेकेंड ट्विंस का, उसकी बर्थ कैनाल के साथ उसकी रिलेशनशिप क्या है, वो इंगेज हुआ है या नहीं, ये चीज़ें हम तुरंत ही एग्जामिन करते हैं। अब इसकी हम डिलीवरी कैसे करवाएंगे, तो इफ़ द फीटस हेड और द ब्रीच इज फिक्स इन द बर्थ, मतलब अगर वो बर्थ कैनाल में आ चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं, तो मॉडरेट फंडल प्रेशर हम लगाते हैं एंड मेम्ब्रेन वहाँ पे रप्चर हो जाती है। डिजिटल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं सर्विक्स में रिपीटेड, ताकि हमें अगर कॉर्ड नहीं प्रोलैप्स है तो हम करेंगे वरना नहीं करेंगे। लेबर अलाउड होता है कि हम कंटिन्यूस फीटर की हार्ट रेट अभी भी मॉनिटर करती रहें। रीस्टैब्लिशमेंट हम करते हैं लेबर का, क्योंकि यहाँ पे हमें दूसरे बेबी को भी डिलीवर करवाना है। इफ़ कॉन्ट्रैक्शन डू नॉट resume within approximately 10 minutes, dilate oxytocin may be used to stimulate contractions। अगर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे हैं एक फीटस के डिलीवरी के बाद तो वहाँ पे हम ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं फीमेल को, मे बी उससे कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाए। इफ़ द ऑसिपुट और द ब्रीच प्रेजेंट इमिडिएटली ओवर द पेल्विक इनलेट बट इट नॉट फिक्स इन द बर्थ कैनाल, अगर ऑसिपिट या ब्रीच प्रेजेंटेशन था तो मे बी वो पेल्विक
इनलेट में तो आया हो लेकिन बर्थ कैनाल में फिक्स ना हो रहा हो। प्रेजेंटिंग पार्ट कैन ऑफ्टन बी गाइडेड इनटू द पेल्विस बाय वन हैंड इन द वजाइना व्हाइल ए सेकंड हैंड ऑन द यूट्राइन फंडस एक्सर्ट मॉडरेट प्रेशर कैजुअली। हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक हैंड को वजाइना पे लगाते हैं, सेकंड को हम यूट्राइन फंडस पे लगा के वहाँ पे मॉडरेट प्रेशर को अप्लाई करते हैं। अल्टरनेटिवली एन असिस्टेंट कैन मैन्यूवर द प्रेजेंटिंग पार्ट, वहाँ पे हम मैन्यूवर करते रहते हैं एब्डोमिनल मैन्यूवर, ताकि हमें पता चलता रहे कि प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है फीमेल का जो अभी डिलीवर होगा। यहाँ पे हम उसकी हार्ट रेट को भी मॉनिटर करते रहते हैं बेबी के। इट इज़ इसेंशियल टू हैव एन ऑब्स्टेट्रिशियन skilled in intrauterine fetal manipulation and an anesthesiologist skilled in providing anesthesia to effectively relax the uterus for vaginal delivery। वजाइनल डिलीवरी अगर हम करवा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन होनी चाहिए जो स्किल्ड होनी चाहिए, एंड जो हमारा एनेस्थीसिया के लिए है वो भी स्किल्ड होना चाहिए, ताकि वो जो हम यहाँ पे वजाइनल डिलीवरी करवा रहे हैं उसके लिए सारी चीज़ें हमारी इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग ही रहें फीमेल की। इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ट्विंस, क्या हमारा इंटरवल होना चाहिए? तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट 1998 हैड डिटरमाइंड दैट द इंटरवल बिटवीन डिलीवरी ऑफ ट्विंस इज नॉट क्रिटिकल इन डिटरमाइन द आउटकम ऑफ द ट्विंस डिलीवर सेकंड। जब तक मतलब दोनों ही ट्विंस नॉर्मली नहीं आ जाते हैं, हम किसी भी टाइम को नहीं मान सकते हैं, क्रिटिकल सिचुएशंस नहीं वहाँ पर डेवलप होनी चाहिए। सिजेरियन डिलीवरी अगर हम करवा रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें अमेरिकन कॉलेज के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जनरली सिजेरियन डिलीवरी इज़ द मेथड ऑफ चॉइस व्हेन द फर्स्ट ट्विंस इज नॉन सिफेलिक। जो फर्स्ट ट्विंस है अगर वो नॉन सिफेलिक था तो वहाँ पे हमारे पास फॉलोइंग ऑप्शन होता है सिजेरियन सेक्शन का। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लेस पेशेंट इन ए लेफ्ट लेटरल टिल्ट सो एज द डिफ्लेक्ट द यूट्राइन वेट ऑफ द आरियोटा टू अवॉइड हाइपोटेंशन। जो आरियोटा होती है वहाँ पे हाइपोटेंशन जो है वो कम हो जाए, एंड वेट जो था यूट्राइन वेट वो भी थोड़ा कम फील हो फीमेल को, इसलिए हम उसे लेफ्ट लेटरल टिल्ट पोजीशन देते हैं। द यूट्राइन इंसिजन शुड बी लार्ज इनफ टू अलाउ ए ट्रॉमेटिक डिलीवरी ऑफ बोथ फीटस। इंसिजन इतना तो होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए कि एक ट्रॉमेटिक डिलीवरी हो जाए दोनों ही फीटस की, क्योंकि यहाँ पे दो फीटस हैं तो हम इतने अमाउंट में वहाँ पे इंसिजन करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द यूट्रस रिमेन वेल कॉन्ट्रैक्टेड। अभी भी जो यूट्रस है वो वेल कॉन्ट्रैक्टेड होना चाहिए ड्यूरिंग कम्प्लीटेशन ऑफ द सिजेरियन डिलीवरी। रिमार्केबल ब्लड लॉस को भी कंटिन्यूस रिमार्क करते रहेंगे कि यूट्रस से या वजाइना से कितनी ब्लड लॉस हुआ है, ताकि हम इंसिजन को हमें कब क्लोज करना है हम सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कर पाएँ। डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी आर स्मॉल पोज लेस डिफिकल्टी। फॉरसेप्ट डिलीवरी इफ नेसेसरी शुड बी अंडर प्यूडेंटल ब्लॉक एनेस्थीसिया, अवॉइड जनरल एनेस्थीसिया एज अ सेकेंड बेबी में भी सब्जेक्टेड इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग एनेस्थीसिया। हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो प्यूडेंटल ब्लॉक एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, ताकि वो सेकंड वाली जो बेबी है उस पर उस एनेस्थीसिया का इफेक्ट ना देखने को मिले। डोंट गिव एर्गोमेट्राइन, लीव 8 to 10 centimeter of the cord from abdomen of any drug or transfusion। अब हम सेकंड बेबी को कैसे डिलीवर कराते हैं? तो आफ्टर द फर्स्ट बेबी हम चेक करते हैं कि उसका लाई कैसा है, प्रेजेंटेशन क्या है, साइज़ क्या है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के थ्रू। फिर हम परफॉर्म करते हैं वजाइनल एग्जामिनेशन, बस प्रोलैप्स नहीं होना चाहिए कॉर्ड का, उस कंडीशन में हम वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, डिलीवरी करवाते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार सेकंड बेबी की भी। स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे ट्विंस विथ प्रीवियस स्कार, कुछ केसेस हो सकती है अगर प्रीवियस स्कार ट्विंस में था, या ट्रायल ऑफ स्कार इफ ट्विंस हैज़ द फर्स्ट वर्टेक्स, पहला वाला वर्टेक्स था तो वहाँ पे भी हम वहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कर देते हैं। जुडिशियस एक्सटर्नल या इंटरनल मैनिपुलेशन, इंटरनल ही मैनिपुलेशन हो गया तो वहाँ पे भी आर नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। प्रेफर सिजेरियन इफ ट्रांसवर्स या ब्रीच अगर है तो वहाँ पे हम सिजेरियन के लिए प्रेफर कर देते हैं। सक्सेस रेट जो होती है वो 30 से 75% की होती है। रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर जो होता है वो सिंगलटन में हमारा सेम ही होता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं मदर के एंड फेटस के, तो वो सेम ही होंगे। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है मल्टीपल प्रेगनेंसी, इसका दूसरा नाम होता है मल्टी फीटल प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि जो फीटस होता है नॉर्मली एक ही फीटस यूटस में डेवलप होता है। जब मोर देन वन फीटस यूटस में सेम टाइम पे स्टिमुलेशनली
डेवलप होने लगते हैं तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। इसमें हमने बात की थी इसके सारे टाइप्स की। होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझ आई है। टॉपिक आपको सारे ही टॉपिक्स मैंने इसमें कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।